अरे राम। नमस्ते मेरे प्यारे। ये क्या कमेंट का चक्कर है यार केशव? हैं? गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? आज की क्लास का टाइप नंबर 1, आज हम ये शीट खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो। पता नहीं मेरी तबीयत कुछ बढ़िया नहीं लग रही, शुरू करते हैं मेरे भाई। देखिए, इस टाइप के मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा और ये सवाल होता है मेरे दोस्तों डेविएशन से। जैसे मेरे भाई, होता ही है ना कि एक आदमी कुछ पैसा लगाता है अलग ब्याज की दर से, कुछ पैसा अलग ब्याज की दर से, फिर वो कुल धनराशि पर ये देखता है कि ब्याज कितना मिलेगा। ऐसे सवालों में हमेशा डेविएशन लगता है। ए पर्सन लैंड्स 40% ऑफ इस सम ऑफ मनी एट 50% पर एनम। एक आदमी ने 40% पैसा उधार लिया 50% ब्याज की दर से। उसके बाद 50% ऑफ रेस्ट एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट एट 18% per annum rate of interest. What would be the annual rate of interest is calculated on whole sum? आपसे एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। देखिए मेरे भाई, मैंने मान लिया कि माना जैसे एक आदमी ने 100 रुपये उधार लिए। मान लिया एक आदमी ने 100 रुपये उधार लिए, तो 100 का 40% कितना होता है? 100 का 40% होता है 40। तो 40 रुपये उधार लिए उसने 50% ब्याज की दर से, 50% ब्याज की दर से। 50% ऑफ रेस्ट यानी कि रिमेनिंग का 50%। देखो 100 में से 40 उधार ले लिया, बचा 60। अब 60 का 50% कितना होता है? 30। 30 उसने उधार लिया है मेरे प्यारे भाई 10% ब्याज की दर से, 10% ब्याज की दर से। तो रिमेनिंग कितना बचा? 40 और 30 70, और ये रिमेनिंग बचा 30। 30 उसने उधार लिया मेरे दोस्तों 18% ब्याज की दर से, 18% ब्याज की दर से। तो आपसे पूछा है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? क्या आपको सवाल समझ में आ गया? फिर से देख लेते हैं। ए पर्सन लैंड्स 40% ऑफ इट्स सम ऑफ मनी एट 50% पर एनम। एक आदमी ने अपनी धनराशि का 40% को 50% ब्याज की दर से, रिमेनिंग का 50% 10% ब्याज की दर से, रिमेनिंग को 18% ब्याज की दर से उधार देता है। जैसे मैंने मान लिया एक आदमी ने 100 रुपये उधार दिए, बोरो नहीं किया, यहाँ पे उधार दिया। एक आदमी ने 100 रुपये उधार दिए, तो 100 का 40% होता है 40। 40 रुपये उधार दिए 50% ब्याज की दर से। पर यहां पे बोला रिमेनिंग का 50%। 100 में से 40 उधार दे दिए, बच्चे 60। 60 का 50% 30। 30 उधार दिए 10% ब्याज की दर से, रिमेनिंग बचा 30। 30 उधार दिए 18% ब्याज की दर से। तो कुल धनराशि पर, कुल का मतलब प्लस, कुल धनराशि पर ब्याज की दर क्या होगी? अब देखो 100 पे जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। यहां कितना ब्याज है? 40 का 50% 20। 40 का 50% 20 हो जाएगा। यहां कितना ब्याज है? 30 का 10%। 30 का 10% कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 3। यहां कितना ब्याज है बच्चों? 30 का 18%। तो 30 का 18% क्या आ जाएगा? 5.4। तो यानी कि 5 को 28.4 ब्याज मिल जाएगा। और 100 रुपए पर जो भी आंसर आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, तो 28.4%। तो 100 रुपए पर आपको 28.4% ब्याज मिलेगा। ठीक है जी, मेरा 98.8% आंसर है। वाह बेटा मौसम, तुम्हारा मौसम बिगड़ चुका है। डेविएशन भाई मैंने कल की क्लास में भी सैकड़ों बार बता दिया कि ब्याज की जो दर है वो हमेशा प्रिंसिपल को बेस मान के निकाली जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। यही है। होता क्या है, एक आदमी कुछ पैसा अलग ब्याज की दर से उधार देता है, कुछ पैसा अलग ब्याज की दर से, कुछ पैसा अलग ब्याज की दर से, फिर टोटल अमाउंट पर कितना ब्याज मिला ये कैलकुलेट करता है। और जब भी ऐसा सवाल आएगा हमेशा आप कैसे करोगे? डेविएशन से करोगे। चलिए एक और सवाल देखिए मेरे भाई, डेविएशन या वेटेड एवरेज। डाटा आसान है। अगर आपको समझ नहीं आया तो लेक्चर बंद करके दोबारा डेविएशन पढ़िए। चलो सवाल नंबर है मेरे भाई 152। सवाल सीपीओ के पेपर में आया है, सीपीओ 2019 के पेपर में। सवाल को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इतना पैसा इस ब्याज की दर से, इतना पैसा इस ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया गया। देखिए सवाल पढ़ो। सुदीप
ने एक निश्चित राशि का 1/8 5% ब्याज की दर से 2 साल के लिए, और उसी धनराशि का 3/5 6% ब्याज की दर से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। बाकी धनराशि को 10% ब्याज की दर से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। यदि कुल ब्याज, प्राप्त होने वाला कुल ब्याज, अगर टोटल ब्याज 1674 है, तो आपसे पूछा है सुदीप ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया। ये आपसे सवाल है। देखिए सवाल में दे रखा है कि सुदीप के पास कुछ पैसा था, सुदीप के पास कुछ अमाउंट था, 1/8 उसने इन्वेस्ट किया 5% ब्याज की दर से। यहां पर रिमेनिंग नहीं लगाया, 3/5 इन्वेस्ट किया 6% ब्याज की दर से, और रिमेनिंग इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए, 2 साल में आपको 1674 ब्याज मिला। अगर आपको 2 साल में ब्याज 1674 मिला है ना मेरे भाई, क्योंकि आपने पैसा 2-2 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। 5% ब्याज की दर से 2 साल के लिए, 6% ब्याज की दर से 2 साल के लिए, 10% ब्याज की दर से 2 साल के लिए। 2 साल में आपको कुल कितना ब्याज मिला मेरे भाई? 1674। अगर 2 साल में 1674 ब्याज मिला है बच्चों, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 2 से डिवाइड कर देंगे, 837 1 साल का ब्याज आ गया। अब आप कहोगे सर यहां अलग अलग पैसा इन्वेस्ट किया गया अलग अलग ब्याज की दर से। अगर मैं ये पता लगा लूं कि आपको ओवरऑल 1 साल में कुल इन्वेस्टमेंट पर कितना % ब्याज मिला, तो सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूं, कुल धनराशि पर ब्याज निकाल लूं, तो सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपको सिखा चुके हैं बच्चों, यहां बटे 8 आ रहा है, यहां बटे 5 आ रहा है, हमें बटे 8 भी करना है, बटे 5 भी करना है। तो 8 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 40। तो मैंने मान लिया कि आपने 40 रुपए इन्वेस्ट किए, मैंने ये मान लिया। तो 40 का 1/8 कितना होता है? 40 का 1/8 होता है 5। आपने 5 रुपए इन्वेस्ट किए 5% ब्याज की दर से। पर 40 का 3/5 कितना होता है बच्चों? 40 का 3/5 होता है 5 × 8 = 40, 8 × 24, 24। 24 आपने इन्वेस्ट किया 6% ब्याज की दर से, 6% ब्याज की दर से। तो बच्चों बचा कितना? 40 में से 24 और 5 29 घटा दीजिए 11। 40 में से 5 और 24 29 घटा दीजिए 11। 11 आपने इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से। 11 आपने इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से। तो आप मुझे बताओ, ये प्रिंसिपल का रेशियो, आपने पैसा इन्वेस्ट किया 5:24:11 के रेशियो में, 5% ब्याज की दर से, 6% ब्याज की दर से, 10% ब्याज की दर से, यही है। तो आप हमें इस बात की जानकारी दीजिए कि आपको 1 साल में कितने % ब्याज मिलेगा। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर 1 साल में कितने % ब्याज मिलेगा। अगर आपने डेविएशन नहीं पढ़ा है ढंग से, तो जाके पहले डेविएशन पढ़ो, बिना डेविएशन पढ़े ये टाइप नहीं घुसेगा आपकी खोपड़ी में, कुछ भी कर लीजिए आप। जब मैं परसेंटेज पढ़ाता हूं तब तो आप पढ़ते नहीं हो सीरियस होके, और आप परेशान होगे बेटा। बटे 8 और बटे 5 का शकल देख के मैंने मान लिया कि आपने टोटल 40 इन्वेस्ट किया। 40 का 1/8 5% ब्याज की दर से, 40 का 3/5 24, 6% ब्याज की दर से, बचा 11, 24 5 29 और 11 40 हो गया, 10% ब्याज की दर से। कुल कितना ब्याज मिलेगा? देखिए सवाल में कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, डाटा बहुत आसान है, वेटेड एवरेज से कर लेते हैं। हाँ कितना ब्याज है? 5 का 5%, 5 × 5 = 25। यहाँ कितना ब्याज है? 24 छिक्का 144, और यह 11 का 10% 110। तो 144 प्लस 25 169, 169 में 110 जोड़ेंगे 279%, 279% आउट ऑफ टोटल। टोटल प्रिंसिपल कितना है? 5 24 29 11 40, ये आ गया। ये 1 साल में ब्याज की दर आ गई। आपको 1 साल में पूरी इन्वेस्टमेंट पर इतना % ब्याज मिलता है, जबकि सवाल में दिया क्या है? 1 साल में कितना ब्याज मिला आपको? 837 रुपए। 1 साल में कितना ब्याज मिला मेरे भाई? 837 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1 साल में 837 रुपए ब्याज है। आपसे पूछा इन्वेस्ट की गई राशि, यानी कि आपसे 100% की वैल्यू पूछी है। बताओ 279 से सीधा सीधा कट रहा है 3 बार, 27 3 81 9 27 3 बार कट रहा है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 3 120, 40 की इधर गुणा हो जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 120। आपसे 100% की वैल्यू पूछे, निवेश की गई धनराशि 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर देंगे 12,000 रुपए। तो निवेश की गई जो धनराशि है वो 12,000 रुपए है, और ये आंसर है सी, 12,000 रुपीज आंसर।
सर आपकी वजह से मैंने जीके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 14 क्वेश्चन आउट ऑफ 16 ठीक किए, लेकिन जीएस ने डुबा दिया। तो मुनीफ सलाम जी, जीएस पढ़ी क्यों नहीं? समझ में आ गया भाई? क्या आपको समझ में आ गया? 837 क्यों निकाला? बहुत बढ़िया। सवाल में क्या दिया है श्वेता? 2 साल का ब्याज दिया है, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया हमने। 1 साल का, ये क्या? ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो ब्याज की दर है, ये 1 साल का ओवरऑल रेट ऑफ ब्याज मिला। अगर 1 साल में इतना परसेंट ब्याज मिला तो आपको 2 साल का ब्याज थोड़ा ना चाहिए, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ये आपका 2 साल का दिया है 1674, तो 1 साल का 837 से तो बराबर कर दिया। अरे यार तुम बिल्कुल पागल हो क्या? बुद्धि सड़ चुकी है तुम लोगों की। 5% वार्षिक ब्याज की दर, 6% वार्षिक ब्याज की दर, 10% वार्षिक ब्याज की दर। एक आदमी ने इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया, 5%, 6%, 10%, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सालाना ब्याज की दर है। तो 1 साल में कितना परसेंट ब्याज मिला ये, और 1 साल में कितने रुपए ब्याज मिला? 837 बराबर कर दिया। 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर कर दिया हमने। चलिए एक और सवाल करेंगे बच्चों, ऐसा ही सवाल नंबर 153, बताइएगा। करो सवाल नंबर 153, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल का मैं आपको सोर्स बताऊं, एसबीआई क्लर्क के पेपर में आया था बेटा 2020 में, कोरोना से जस्ट पहले। बहुत अच्छा सवाल है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में, एसएससी में इक्का दुक्का, बहुत फेमस टाइप नहीं है, लेकिन हाई फाई टाइप है, बच्चे कर नहीं पाते। ये कोई बहुत ज्यादा पेपर में आने वाला टाइप नहीं है, लेकिन मुश्किल टाइप है, बच्चे कर ही नहीं पाते ज्यादातर इस सवाल को। देखिए, इफ ए मैन रिसीव्स ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 7.2% सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी को 1/4 कैपिटल पे 7.2% सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। 5.3% ऑफ द रिमेनिंग 2/5 कैपिटल, रिमेनिंग के 2/5 पे, रिमेनिंग के 2/5 पे 5.3% कैपिटल इंटरेस्ट मिलता है। एंड ऑन द रिमेनिंग कैपिटल पे 5.8% इंटरेस्ट मिलता है। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन आफ्टर 3 ईयर इज 82,600 रुपए। आदमी को 3 साल बाद जो टोटल अमाउंट है, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय मैन आफ्टर 3 ईयर्स इज 82,600। 3 साल बाद अमाउंट 82,600 रुपए है। तो आपसे पूछा है टोटल प्रिंसिपल इन्वेस्टेड अमाउंट, आपसे पूछा है। तो मेरे भाई सबसे पहले आप ये पता लगाओ इस सवाल में परेशानी क्या है। अलग अलग कैपिटल पर अलग अलग ब्याज की दर आपको मिल रही है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट पर अलग अलग ब्याज की दर है। तो सबसे पहले बचाओ टोटल इन्वेस्टमेंट पर ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कुल धनराशि पर 1 साल में आपको कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है, पहले ये बताइए। ठीक है मेरे भाई, यहां पे देखो ध्यान से सुनना। रिमेनिंग शब्द, जब भी रिमेनिंग शब्द आता है ना, कान खड़े कर लिया करो। यहां बटे 4 आ रहा है, बटे 5 आ रहा है ना, बटे 4 है, बटे 5 है। हमें ऐसा प्रिंसिपल मानना है जिसका बटे 4 भी कर सके आसानी से, बटे 5 भी कर सके। तो 4 और 5 का मल्टीपल मैंने 20 मान लिया। माना आपने 20 रुपए इन्वेस्ट किया, तो 20 का 1/4 कितना होता है बच्चों? 20 का 1/4 होता है 5। तो आपने 5 रुपए इन्वेस्ट किया है, 5 इन्वेस्ट किया 7.2% ब्याज की दर से। अच्छा, 20 में से आपने 5 इन्वेस्ट किया तो रिमेनिंग कितना बचा? 15। 20 में से आपने 5 इन्वेस्ट किया तो रिमेनिंग कितना बचा? 15। अब रिमेनिंग का 2/5 आपने इन्वेस्ट किया, रिमेनिंग का यहां पे 5.3% ऑफ रिमेनिंग, पढ़ लीजिएगा। शेष बचे धन का 2/5, 5.3% ब्याज की दर से। 20 में से आपने 5 इन्वेस्ट किया तो रिमेनिंग कितना बचा? 15। तो 15 का 2/5 कितना आएगा? 15 का 2/5 आएगा 6। 6 आपने इन्वेस्ट किया मेरे प्यारे भाई 5.3% ब्याज की दर से। क्लियर? और बाकी पैसा इन्वेस्ट किया 5.8% ब्याज की दर से। देखो टोटल तो 20 है, टोटल 20 माना है, 5 और 6 11 हो गया, तो बचा 9। तभी तो होगा 20, 5 6 11 9 20। तो रिमेनिंग 9 बचा, वो इन्वेस्ट किया आप 8% ब्याज की दर से।
तो मेरे भाई हमें ये बताओ कि एक साल में आपको ओवरऑल कितने परसेंट ब्याज मिला, ओवरऑल ब्याज की दर कितनी है ये बताइए। पैसा इन्वेस्ट किया है 7.2%, 5.3%, 5.8% की दर से आपको कितना ब्याज मिला है मेरे भाई, बताओ बच्चों, एक साल में। यहां डेविएशन कर लेते हैं अपनी मर्जी से, जो भी मान लो आप, जो भी आपको पसंद आए। देखो मैंने मान लिया कि माना ब्याज की जो दर है वो 5 पॉइंट, आप कुछ भी मान लीजिए, माना ब्याज की दर 5.8% है, ये मैंने मान लिया। माना जो ब्याज की दर है 5.8% है। भाई ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों के बीच का आएगा, मैंने बीच का नंबर 5.8 मान लिया। माना ब्याज की दर 5.8 है, 5.8 से कंपेयर करो। माना ब्याज की दर 5.8% है, लेकिन यहां कितना ब्याज मिला, 7.2%। 5.8 से 7.2 कितना ज्यादा है, 1.4% ज्यादा है। तो यहां पे आपको 5 का 1.4% एक्स्ट्रा ब्याज मिला, यानी कि 7% एक्स्ट्रा ब्याज मिला। मैंने माना है 5.8%, लेकिन यहां ब्याज मिला 5.3%, तो 0.5% कम है। 5.8 से 5.3 0.5% कम है। तो यहां 6 का 5%, आप 6 का 0.5% आपको कम ब्याज मिला। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैंने 5.8 माना, ये भी 5.8% है, कितना डिफरेंस है, जीरो। तो 9 का 0%, जीरो आ गया, तो नेट डेविएशन निकालो। 5 की 1.4 में गुणा 7%, 6 की -0.5 में गुणा पॉइंट, ये 6 की 0.5 में गुणा आएगा 3%। तो ये आ गया मेरे दोस्तों 4%, नेट डेविएशन आ गया 4%। अब केक कटेगा तो सभी बटेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 6 11 9 20 है, 20 में डिवाइड कर देंगे। आप बोलोगे हाँ सर, तो 20 से 4 जाएगा मेरे भाई 0.2 बार, 0.2 बार। 5.2 में, 5.8 में सॉरी, अगर आप 0.2 ऐड करेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा 6%। यानी कि जो ब्याज की दर है वो 6% पर एनम है। बहुत बढ़िया, अच्छा डाटा सेट है। ब्याज की दर 6% पर एनम है मेरे भाई, क्लियर है। ये मैंने डेविएशन से निकाला। जिन बच्चों को डेविएशन नहीं आता वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, वो गधे की तरह देखते रहे, कुछ भी हलक से बोले ना, क्योंकि उनके पाप है बहुत ज्यादा। ये ब्याज की दर आ गई, एक साल में आपको टोटल इन्वेस्टमेंट पर 6% ब्याज मिल रहा है। लेकिन सवाल में दिया है 3 साल बाद अमाउंट। अच्छा अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल तो 100% होता है मेरे भाई, 100%। अगर एक साल में 6% ब्याज है, अगर ब्याज एक साल में 6% है, तो 3 साल में कितना होगा, 18%। तो आप मुझे बताओ 3 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा, 118% नहीं हो जाएगा 3 साल बाद अमाउंट। 100% प्रिंसिपल पर 18% ब्याज मिल गया, 3 साल बाद अमाउंट हो गया 118%। जबकि 3 साल बाद अमाउंट कितना है मिला आदमी को, 82,600 रुपए। बताओ कितने गुना, तो कितने गुना बेटा, 18 7 126, 100 7 700, 700 गुना मेरे भाई, ये 700 टाइम्स से आप बोलोगे हाँ सर। तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है, इन्वेस्टेड अमाउंट 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू भी 700 गुना होगी, 70,000 रुपए। 100% की वैल्यू 700 गुना होगी, 70,000 रुपीज। इस सवाल का बिल्कुल ठीक आंसर है डी ऑप्शन। मुनीब सलाम करें सर, मेरा जीएस बहुत खराब है, प्लीज सजेस्ट बैच, आई एम इन सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। भाई मेरा भी जीएस बहुत खराब है। हमारे विवेक सर जो हैं, अभिषेक सुमन सर, बढ़िया तो पढ़ाते हैं। ठीक है चलिए, इस टाइप का आखिरी सवाल बच्चों, इस टाइप का आखिरी सवाल करते हैं। अब सवाल है आपके सामने यहां पर 154। जनरली जो है, जनरली टीचर्स, श्वेता करे लेकिन प्रिंसिपल तो 20 माना था। हाँ बेटा, प्रिंसिपल 20 यूनिट है, प्रिंसिपल 20 यूनिट है, परसेंटेज में 100%, 100% ही 20 यूनिट है बेटा। ये ब्याज ये आपका अमाउंट है 118%, प्रिंसिपल 100%। 20 केवल रेशियो बनाने के लिए माना है बेटा, 20 बनाने के। श्वेता बिल्कुल हालत खराब है? गणित बिल्कुल बर्बाद है, पता नहीं क्या तुमने सीखा है।
चलिए इस टाइप का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 154। बताइए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। सवाल जो है वो कैट 2023 के पेपर का, एमबीए के पेपर का सवाल है बेटा, एमबीए के पेपर का। करो। जनरली टीचर ना इस टाइप को टच भी नहीं करते, करवाते ही नहीं है, क्योंकि इस टाइप को समझाने में बहुत मेहनत लगती है बेटा। डेविएशन की बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, तभी सवाल शॉर्ट में होगा, वरना इसका सॉल्यूशन बहुत लेंदी हो जाएगा, इन सवालों का बहुत लंबा लंबा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन मैं सारे टाइप कवर करवाता हूं तो उसमें समय ज्यादा लगता है, पर कुछ पूरा कवर हो जाता है भैया। पुराना फ्रेम चश्मा वाला, पुराना फ्रेम चश्मा वाला अच्छा लगता है। अच्छा, कराएंगे हिमांशु प्रकाश जी। देखो दोस्त, नीतू हैज एन कैपिटल ऑफ 2000 रुपीज, आउट ऑफ दिस सी इन्वेस्ट 8000 एट 5.5% इन बैंक ए, 5000 at 5.6% in bank B, and the remaining amount at X% in bank C. Each rate में सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। हर कंबाइंड, देखो कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब तीनों बैंकों से मिलाकर, हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5% ऑफ इनिशियल कैपिटल। ठीक, if she had invested her entire capital in bank C alone, then her annual interest income in rupees would have been, बहुत बढ़िया। नीतू मैडम के पास 20,000 रुपए हैं। इन 20,000 रुपए को नीतू मैडम ने तीन बैंकों में जमा करा, एबीसी में, तीन बैंकों में जमा करा एबीसी में। बैंक ए में जमा करा 8,000 रुपए, बैंक ए में 8,000 रुपए जमा करा है मेरे भाई, जो 5.5% का ब्याज दे रहा है एक साल में। मैं 5,000 रुपए जमा किया, 5,000 रुपए, जो ब्याज कितना दे रहा है, 5.6% पर एनम का ब्याज। और बैंक सी में रिमेनिंग अमाउंट इन्वेस्ट किया, टोटल 20 आ रहा है, 8 5 13 और 7 बचा 7,000 रुपए। 7,000 रुपए इन्वेस्ट किया बैंक सी में X% ब्याज की दर से। ये नहीं पता कि बैंक सी में क्या ब्याज की दर है, और प्रत्येक ब्याज की दर साधारण है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है। और मेरे भाई इन निवेशों से उसकी संयुक्त वार्षिक ब्याज आय प्रारंभिक पूंजी के 5% के बराबर है। सवाल में ये बोला है, क्या बोला है सवाल में, हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5% ऑफ इनिशियल कैपिटल। यानी कि जो कंबाइंड इनकम तीनों बैंकों से मिलाकर एक साल में जो एनुअल इंटरेस्ट मिला है वो 5% के बराबर है, जो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक साल में 5% के बराबर है। तो क्या आप मुझे एक्स का मान नहीं बता सकते? बता सकते हो रिवर्स डेविएशन लगा के। भैया आपको प्रिंसिपल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, रेशियो चाहिए। तीनों बैंक एबीसी में पैसा किस अनुपात में इन्वेस्ट किया है? 8-5-7 के रेशियो में इन्वेस्ट किया है। ये 5.5% ब्याज की दर, ये 5.6% X%, ओवरऑल ब्याज की दर 5% है। एक्स का मान नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर ओवरऑल ब्याज की दर 5% है तो बैंक ए में भी 5% ब्याज मिलना चाहिए, बैंक बी में भी 5% ब्याज मिलना चाहिए, बैंक सी में भी 5% ब्याज मिलना चाहिए। एवरेज से कंपेयर करो, लेकिन यहां तो 5.5 ज्यादा है, 5 से 5.5 0.5% ज्यादा है। तो पहले बैंक में 8 का 0.5% एक्स्ट्रा मिला। ओवरऑल ब्याज की दर 5% है, लेकिन दूसरे बैंक में तो 5.6% मिला, तो 0.6% एक्स्ट्रा मिला। या 5 का 0.6% एक्स्ट्रा मिला, तो 8 की 0.5 में गुणा करेंगे 4, 5 की 0.6 में गुणा करेंगे ये 3, तो 4 और 3 7, 7% एक्स्ट्रा है। तो बैलेंस करने के लिए 7% कम कर देंगे। आउट ऑफ टोटल बैंक सी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 7/7, 7 से 7 कट जाएगा तो 5 माइनस 1 4%, 4% आ गया। तो यानी कि बैंक सी में आपने 4% ब्याज की दर से पैसा इन्वेस्ट किया था, और ये बहुत कम कैलकुलेशन में आपने निकाल लिया।
लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि अगर सारा का सारा पैसा बैंक सी में इन्वेस्ट करते तो उसके एनुअल इंटरेस्ट इनकम यानी कि सालाना ब्याज आय कितनी होती। भाई टोटल पैसा 20,000 रुपए, अगर सारा का सारा 20,000 रुपए बैंक सी में लगा देते तो कितना ब्याज मिलता है एक साल में। ब्याज की दर 4% है। एक साल में कितना ब्याज मिलता, 20,000 का 4% मिलता बैंक सी से, यानी कि 800 रुपए। तो इस सवाल का आंसर 800 आ गया। बताओ। यानी कि मैं इस लेवल का पढ़ा रहा हूं कि आप एमबीए के सवालों तक कर सकते हैं, एसएससी तो बहुत छोटी चीज रह गई। और ये ऐसा सवाल है जो एसएससी में भी आने लायक है। ऐसा सवाल है बच्चों ये। इसी के साथ बच्चों ये टाइप खत्म होता है। मैंने आपको यहां पर 4 क्वेश्चन करा दे इस टाइप के। अब यहां पर बच्चे आखिरी टाइप होगा, बताइए भाई। सवाल नंबर 155, बताओ। A person divided a sum of 17,200 into 3 parts and invested at 5, 6 and 9% per annum simple interest। अगला टाइप है बच्चे, देखो। नेक्स्ट टाइप, इस टाइप के मैं आपको 5 सवाल कराऊंगा। इस टाइप में मेरे भाई सेम सिंपल इंटरेस्ट होगा। क्या लिखा होगा, सेम सिंपल इंटरेस्ट। ये टाइप है। होता क्या है कि एक आदमी 3 अलग अलग स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि तीनों स्कीम में अलग अलग ब्याज की दर होगी। तो भाई एक आदमी के पास 17,200 रुपए हैं। इस 17,200 किसने 3 हिस्से करे और तीनों अलग अलग स्कीम में लगाया। 5%, 6%, 9% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया। 5, 6, 9% ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया। सवाल में बोला है 2 साल के एंड में तीनों से सेम ब्याज मिला। 2 साल के एंड में तीनों स्कीम में सेम ब्याज मिला है। तो बताओ 9% ब्याज की दर पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया था। 9% ब्याज की दर पे कितनी धनराशि इन्वेस्ट की गई थी। एक आदमी के पास टोटल 17,200 रुपए, 3 हिस्से करे, 5, 6, 9% ब्याज की दर से इन्वेस्ट कर दिया। तो आपसे पूछा है और तीनों से ही 2 साल में सेम ब्याज मिला, 9% की दर पे कितना पैसा लगाया गया था। यानी कि आपसे थर्ड वाला पूछा है। 9% ब्याज की दर से जो थर्ड हिस्सा है, थर्ड हिस्सा आपसे पूछा है। अब आप ये देखो मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होता है। अगर आप इस सवाल को गौर से देखो तो आदमी ने 3 स्कीम में पैसा लगाया, 5, 6, 9 अलग अलग परसेंट ब्याज की दर से, लेकिन टाइम सेम है। 2 साल, 2 साल बाद सेम ब्याज मिला तीनों से। 2 साल बाद सेम ब्याज मिला, तो टाइम यहां से सेम है। अगर टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा। अगर टाइम सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रोडक्ट पे। अच्छा, तीनों से ही आपको सेम ब्याज मिलता है, तीनों स्कीम से ही आपको सेम ब्याज मिलता है मेरे भाई। अब आप खुद सोचो मेरे दोस्तों, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है, तो हमने आपको पढ़ाया परसेंटेज में। इसलिए कहता हूं परसेंटेज केवल एक चैप्टर नहीं है, परसेंटेज एक इमोशन है। परसेंटेज की 30 क्लास क्यों लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज नहीं पढ़ रहे, हम पूरे चैप्टर्स का बेसिक पढ़ रहे हैं। दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में होगी। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि प्रिंसिपल जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर का मेरे प्यारे भाई रिवर्स होना चाहिए।
यानी कि जो पैसा 5, 6, 9% ब्याज की दर पे इन्वेस्ट किया गया उसका जो अनुपात होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का उल्टा होगा। अगर ब्याज की दर 5, 6, 9% है तो जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो इस रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है, 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/9, इस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया गया है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। तो बच्चों एलसीएम क्या आएगा? 6 9 का 18, पंजे ये 90 आ जाएगा, 90 से गुणा कर देंगे। तो 5 से 90 जाएगा 18 बार, 6 से 90 जाएगा 15 बार, 9 से 90 जाएगा 10 बार, पैसा इस रेशियो में इन्वेस्ट किया गया है। क्लियर है? टोटल कितना है? 17,200। टोटल कितना बेटा? 18, 15, 33 और 10, 43। टोटल पैसा इन्वेस्ट किया गया 43। टोटल 18, 15, 33, 10, 43। 43 की वैल्यू 17,200 रुपए के बराबर है बच्चों। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 400 गुना, 400 टाइम्स 400 गुना है। तो 9% पर कितना पैसा लगाएगा? 9% मतलब थर्ड आपसे पूछा 10, 10 की वैल्यू भी 400 गुना होगी, 10 की वैल्यू भी 400 गुना होगी, 4,000 रुपए। 4,000 रुपए इन्वेस्ट किया गया और आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन है बच्चे, बी ऑप्शन आंसर है। हाँ भाई मिश्रा जी। सौरभ कुशवाहा कह रहे सर जी बेसिक से, बेसिक तो बेटा परसेंटेज में हो गया ना, वो बेसिक तो वहां मैंने काट दिया वो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ना हो, यहाँ पे तो सवाल सॉल्व हो रहा है बेटा। नो बेसिक। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज सेम देन वन इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर, एक जिस रेशियो में होगा दूसरा रिवर्स रेशियो में होगा। यस, दिस इज द, ये जो आपके सामने लिखा है यही बेसिक है ये। ओके, गजब क्वेश्चन है मनदीप जी। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज्यादा आता है पेपर में। एक सवाल और करके बता दो बच्चों, सेम टू सेम। बच्चों सेम टू सेम एक और सवाल आप मुझे करके बताओ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बस डाटा चेंज है। करिए जल्दी से, करो, जरा करो बच्चों, जल्दी से करेंगे।
आया बच्चे? बहुत बढ़िया, सब बच्चों का आंसर आ गया। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, 20,000 रुपए। वेरी गुड बच्चे, ये होती है कॉन्सेप्ट की पावर। एक सवाल हमने सिखा, दूसरा आपने करके दिखा दिया। चलो बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज और है बेटा। 157 नंबर देखिए, सीएचएसएल के पेपर में आता, कोई आदमी अपने बेटे बेटी और अपनी पत्नी के नाम 1,05,750 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर इस प्रकार इन्वेस्ट करता है कि उसे क्रम से 3 साल, 4 साल और 5 साल के बाद समान ब्याज मिले। अगर ब्याज की दर 5% है तो पत्नी के लिए इन्वेस्ट की गई राशि ज्ञात करें। देखिए, एक आदमी को, एक आदमी जो है यमलोक चला गया, लेकिन उसके है एक बेटा, एक बेटी और एक उसकी वाइफ भी है। उन तीनों के अकाउंट में 1,05,750 रुपए टोटल उसने डाल दिए, और इस प्रकार से इन्वेस्ट किया, तीनों के अकाउंट में इतना इतना पैसा डाला है कि 3, 4, 5 साल के बाद उन्हें सेम ब्याज मिलेगा। तो आपसे पूछे वाइफ को कितना पैसा इन्वेस्ट किया वाइफ के नाम पे, आप ये बात जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, यही बात है। अगर आप यहां पे देखोगे तो वाइफ, बेटा और बेटी के नाम पर पैसा इन्वेस्ट किया, ब्याज की दर सेम है, तीनों को जो ब्याज मिल रहा है ब्याज की दर सेम है, 5% पर एनम ब्याज की दर सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली डिपेंड किस पे करेगा, प्रिंसिपल गुणा टाइम के प्रोडक्ट पे। अब आप मुझे बताओ, तीनों से ही सेम ब्याज मिलता है, अगर तीनों को सेम ब्याज मिलता है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल जो होगा मेरे प्यारे भाई, वो टाइम के रेशियो का रिवर्स होगा। समझ में आई? यानी कि सन, डॉटर और वाइफ को जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है, जो इन्वेस्टमेंट है मेरे प्यारे भाई, जो निवेश है, उसका रेशियो जो होगा टाइम का उल्टा कर देंगे। कितने टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया? 3, 4, 5 साल के लिए, तो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। तो 3, 4, 5 एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 60 से गुणा, तो 20, 15, 12 आ जाएगा। तीनों के अकाउंट में इस हिसाब से पैसा डाला है, 20, 15, 12। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। टोटल पैसा इन्वेस्ट किया 1,05,750, बोला वाइफ के नाम, वाइफ के नाम यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है, 12 का मल्टीपल आएगा आंसर, ये दोनों आंसर नहीं है। आउट ऑफ टोटल 20 और 15, 35 और 12, 47, 12/47, तो वाइफ को 12/47 दिया है, 1,05,750 रुपए का। ठीक है बच्चे, क्लियर है? देखो इतना प्यारा तो नहीं आएगा कि 30 आंसर आ जाए। 12 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन दिख रहा है मुझे, करेक्ट है। देखो ये 5, 5, 10, 7, 17, 18, यानी कि 9 का मल्टीपल है, ये नंबर 9 का मल्टीपल है, और ये 12 3 का मल्टीपल है। नीचे तो 9 और 3 है नहीं, जो भी आंसर आएगा 27 का मल्टीपल आएगा। 27 का मल्टीपल पहला वाला ऑप्शन है, 27 का मल्टीपल। समझ में आया? 30,000 नहीं होगा, 27,000 होगा भाई। इमामुद्दीन कैलकुलेशन ठीक करो, आगे चलेंगे। 2 क्वेश्चन और है इस टाइप के, उड़ाइएगा। चलिए, एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है, रेलवे के पेपर का क्वेश्चन। रेलवे को भी हल्के मत लो बच्चों, एक सवाल मैं करवाऊंगा, एक आप करके दिखाना। ए मैन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6, 10 एंड 12 ईयर एट 10%, 12%, 15% सिंपल इंटरेस्ट रेस्पेक्टिवली। एक आदमी ने 3 स्कीम में पैसा लगाया है, 6, 10 और 12 साल के लिए, और तीनों स्कीम में ब्याज की दर अलग अलग है। पहली स्कीम में 10%, दूसरी में 12%, तीसरी में 15% ब्याज की दर है। इफ एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम, हर स्कीम के बाद ही गेट द सेम इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट, तो बेटा मैंने पहले बोल दिया, इस टाइप का नाम ही सेम इंटरेस्ट है। हर स्कीम के बाद, यानी कि हर स्कीम का टाइम ड्यूरेशन निपटने के बाद सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो पूछा है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? तो भैया सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम।
गुणा टाइम। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपको इस सवाल में निकालना क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल का रेशियो। 3 स्कीम में आपने पैसा लगाया, तीनों ही स्कीम से सेम सिंपल इंटरेस्ट आपको मिला है, सेम। तो मेरे भाई, आप इसको ए की वैल्यू समझो, आर परसेंट गुणा टी को ए की क्वांटिटी समझो। ठीक है मेरे भाई, आप इसको ए की माल समझो कि ये ए की माल है मेरे भाई। अब आप खुद सोचो मेरे दोस्तों, अगर दो संख्याओं का गुणा सेम है, तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में होगी, यानी कि प्रिंसिपल जो होगा मेरे भाई, वो रेट गुणा टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बात खत्म। ये आ जाएगा। देखो किस लेवल का सवाल रेलवे एनटीपीसी में पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल का अनुपात आपसे पूछा, डायरेक्ट आ जाएगा। पहली स्कीम में 6 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया गया 10% ब्याज की दर से। 6 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से, 6×2 = 60। दूसरी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया 10% ब्याज की दर से, तो 10 साल के लिए 12% ब्याज की दर से, तो 12×120। रेट और टाइम की गुणा कर दो। तीसरी स्कीम में इन्वेस्ट किया गया 12 साल के लिए 15% ब्याज की दर से, तो 12×15 180, ये आ जाएगा। सॉल्व करना है बेटा, एलसीएम क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 360। पूरे को 360 से मल्टीप्लाई कर दो। 6×6 = 36, 12×3 = 36, 18×2 = 36, 6×3 = 2। तो 6×3 = 2 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया गया, सी ऑप्शन आंसर है 6×3 = 2। कर लोगे? आप बोलोगे सर मजा आ गया, बहुत अच्छा। बिल्कुल सेम सवाल है, बस यहां पे मेरे भाई रेशियो ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है, करके दिखाओ। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट सवाल, इस टाइप का लास्ट सवाल। करो। सर एनआई में जाने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है बेटा? राजपाल जी यही देना पड़ता है। टीजीएल। 1908 से सवाल का आंसर है। चलिए, आखिरी टाइप बच्चे। सवाल नंबर 160, 161, 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, और एंड। ठीक है जी।
ये टाइप है मेरे भाई सेम अमाउंट। अभी हमने करा है सेम सिंपल इंटरेस्ट, और ये आखिरी टाइप है, दो सवाल हम इस पे लेंगे सेम अमाउंट। चलिए मेरे भाई सवाल देखिए। एक आदमी अपने दो बच्चे जिनकी उम्र 9 साल और 13 साल है, उनके बैंक खातों में क्या 21,750 रुपए की धनराशि इस प्रकार जमा करता है ताकि 21 साल की उम्र होने पर 4.5% ब्याज की दर से इनको समान धन प्राप्त हो। छोटे बच्चे का भाग ज्ञात कीजिए। देखो भाई, 21,750 इज इन्वेस्टेड बाय ए पर्सन इन द बैंक अकाउंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस whose age are 9 years and 13 year in such a way। देखो, एक आदमी के दो बच्चे, एक की उम्र 9 साल है, एक की 13 साल है। अब जिंदगी का क्या भरोसा, आदमी ने दोनों बच्चों के अकाउंट में 21,750 रुपए जमा किए। पहले बैंक में खाता खुला है दोनों बालकों का, पर 21,750 रुपए जमा किए, और इस तरीके से दोनों के खातों में पैसा डाला है कि जब दोनों बच्चे बेचारे 21 साल के होंगे तो उनको इक्वल अमाउंट मिलेगा, दोनों को इक्वल अमाउंट मिलेगा। ब्याज की दर 4.5% पर एनम है ब्याज की दर। तो आपसे पूछा यंगर चाइल्ड का शेयर क्या होगा, यंगर चाइल्ड का, छोटे बच्चे का हिस्सा क्या होगा। मैंने मान लिया कि छोटे बच्चे के अकाउंट में ए डाला है, छोटे बच्चे का शेयर ए है, और बड़े 13 साल का ये बड़ा बच्चा, इसका शेयर बी है। अब इनको सेम अमाउंट मिलता है। देखो अमाउंट जो होता है ना, बच्चे, छोटे बच्चे के खाते में ए रुपए इन्वेस्ट किया है, बड़े बच्चे के खाते में बी रुपए डाला है। अब मेरे भाई छोटे बच्चे का हिस्सा आपसे पूछा है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज की दर है 4.5% पर एनम, 4.5% पर एनम। अब आप खुद बताओ जरा मुझे, छोटा बच्चा 21 साल बाद दोनों को बराबर अमाउंट मिलेगा। जब वो 21 साल के होंगे दोनों को बराबर अमाउंट मिलेगा। छोटा बच्चा भी 9 साल का है, छोटा बच्चा जो है वो अभी बेचारा 9 साल का है। जब वो 21 साल का होगा तो अभी 12 साल बाकी है, यानी कि छोटे बच्चे के खाते में जो भी पैसा डाला है, छोटे बच्चे को उस पर 12 साल का ब्याज मिल जाएगा। अगर एक साल में 4.5% ब्याज है तो 12 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 12×4 = 48 है, 54%, 54% ब्याज हो जाएगा ब्याज। तो आप मुझे बताओ, अगर छोटे बच्चे के खाते में ए रुपए डाला है 100%, 100% पे 54% ब्याज मिल जाएगा 12 साल में, तो 21 साल बाद छोटे बच्चे का अमाउंट क्या हो जाएगा, ए का 154% अमाउंट हो जाएगा। ऐसे बड़े बच्चे के खाते में भी 4.5% ब्याज की दर से पैसा डाला है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बड़ा बच्चा अभी 13 साल का है, तो जब बड़ा बच्चा 21 साल का होगा तो अभी कितना समय लगेगा, 8 साल। तो अब 8 साल में बड़े बच्चे को, एक साल में 4.5% ब्याज है, तो 8 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 36% ब्याज मिल जाएगा। तो बड़े बालक को 100% प्रिंसिपल है, 36% ब्याज मिल जाएगा। तो अगर बी अकाउंट में डाला है तो भैया जब वो 21 साल का होगा तो अमाउंट 136% हो जाएगा। जो भी बड़े बच्चे के खाते में पैसा डाला गया बी रुपए, वो 100% से 36% बढ़कर 136% हो जाएगा, और दोनों बच्चों का अमाउंट बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां से ए से बी का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर है? दो से काट लेते हैं पहले। 2×6 = 12, 1×2 = 16 और 2×7 = 14, 2×14, ये ए से बी का रेशियो आ गया 68:77। बोला छोटे बच्चे का शेयर, छोटे बच्चे का शेयर यानी कि ए, ये आपसे पूछा है 68 यूनिट की वैल्यू। टोटल तो आप कर ही लोगे, 68 मतलब 17 का मल्टीपल, 17 से ही नहीं कटता, ये 17 से कटता है। 17×6 = 102, 13, ये 17 से नहीं कटता, 17×6 = 102। 102 के बाद मेरे प्यारे भाई यहां पर 12×17 = 119 और 8, ये 17 से कटता है पर 4 से नहीं कटता, ये भी नहीं आंसर होगा। तो आंसर ए ऑप्शन आएगा, 10,200 रुपए। 10,200 रुपए सवाल का आंसर आ जाए। ठीक है, आगे तो कैलकुलेशन करनी है केवल। 68 का मल्टीपल आएगा, मुझे लगता है आप ये सवाल कर लोगे। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल मेरे भाई, 161 नंबर सवाल, 161। अगर आपने कभी मॉक टेस्ट लगाए हो जिंदगी में सीरियस होके, तो आपने इस सवाल को जरूर देखा होगा। पूरे भारत के सरकारी एग्जाम तंत्र में ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें सेम सवाल ना आया हो,
सेम टू सेम सवाल भारत के हर सरकारी एग्जाम में आ चुका है, सेम टू सेम, बिल्कुल डिट्टो। आखिरी करते हैं। A sum of 23,790 is divided into three parts and given on loan at 5% simple interest to A, B, C for 2 year, 3 year, 4 year respectively. If the amount of all three are equal after their respective period of loan, then A received loan of, देखिए 23,790 रुपए का लोन दिया गया तीन लोगों एबीसी को। 23,790 को तीन पार्ट में डिवाइड करके तीन लोगों को लोन दिया गया 5% ब्याज की दर से। 23,790 को तीन पार्ट में डिवाइड करके लोन दिया गया है 5% ब्याज की दर से तीन लोग एबीसी को 2, 3 और 4 साल के लिए दिया गया। आप बोलोगे हाँ सर, अगर जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, इफ द अमाउंट ऑफ ऑल थ्री आर इक्वल आफ्टर देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन, जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है तीनों से वो इक्वल है, तो बताओ ए को कितने का लोन मिला है? ए को कितने का लोन मिला है मेरे भाई? मैंने मान लिया ए का लोन ए रुपए का है, माना बी का लोन बी रुपए का है, सी का लोन सी रुपए का है। अब 2, 3 और 4 साल के बाद इनका अमाउंट सेम है। माना ए को ए रुपए का लोन मिला, बी को बी रुपए का लोन मिला, सी को सी रुपए का लोन मिला। अमाउंट सेम है, ना कि ब्याज। अगर ब्याज की दर 5% है, ए को लोन 2 साल के लिए मिला, 2 साल में कितना ब्याज होगा? 10%। अगर 100% पे 10% ब्याज हो जाएगा तो ए का अमाउंट क्या आ जाएगा? 110% अमाउंट आ जाएगा ए का 110%। बी को लोन मिला 3 साल के लिए 5% ब्याज की दर से, कितना ब्याज हो जाएगा? 15%। 100% पे 15% ब्याज हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 115%। सी को लोन मिला 4 साल के लिए 5% ब्याज की दर से, एक साल में 5% ब्याज है, 4 साल में 20% हो जाएगा। अगर सी का लोन है 100% में 20% ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? सी का 120% अमाउंट हो जाएगा। अब ये अमाउंट जो तीनों को मिला है वो इक्वल है, तीनों से जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ है वो इक्वल है। ये कट भी रहा है 5 से तो 5 से काट लीजिए, 110 कट जाएगा, 22 से बराबर 23 बी बराबर 24 सी। क्लियर है? आपसे पूछा है ए ने कितने रुपए का लोन लिया, आपसे ए का लोन पूछा है। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई तो मुझे यहां से ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। बात सही है? आप बोलोगे हाँ सर एबीसी का रेशियो निकालना पड़ेगा। आपको पता है ये हमने सिखाया मेरे भाई, रेशियो मेथड, रेशियो में सिखाया कि जब भी ऐसा कुछ हो तो एबीसी का रेशियो कैसे निकालते हैं अपन लोग, पता है कि नहीं? मुझे ए का मान निकालना तो ए को छुपा लो, 23 और 24 है, 23 24 की गुणा कर दो, 23 गुणा 24। जैसे मुझे बी का मान निकालना है तो बी को छुपा लो, 22 और 24 बचा, 22 24 की गुणा कर दो, 22 गुणा 24। अब जैसे मुझे यहां से सी का मान निकालना है तो सी को छुपा लो, बचा 22 23, इनकी गुणा कर दो, ये ए बी सी का रेशियो आ गया। और आपसे ए का हिस्सा पूछा है, बस आप कर सकते हैं। आगे कोई बच्चा सॉल्व कर लेगा। आपसे ए का शेयर पूछा, ए का शेयर मतलब ये वाला, यानी कि जो भी आंसर आएगा 23 से कटने वाला आएगा। ये ए का शेयर है, जो भी आंसर आएगा, 23 एक प्राइम नंबर है, 23 से कटने वाला आएगा। 23 से कौन सा नंबर कट रहा है? 23 से 8400 नहीं कटता, 9200 कटेगा, ये 50 कम है, नहीं कटेगा भाई। 9200 कटता है, ये 9200 से कितना कम है? 950, ये भी नहीं कटेगा, तो ये कटेगा बेटा। 23 से 69, 13 23 6 138, ये ऑप्शन 23 से कटता है, ये आंसर है बी ऑप्शन। बात करता हूं 8,280 रुपए, 23 का मल्टीपल, 22 का मल्टीपल नहीं आएगा। राज सिंह गलत कर दिया। देखो ना, गलती कर दी कि नहीं गलती? ये 22 से बराबर 23 भी बराबर 24 सी का मतलब ये नहीं है कि एबीसी का रेशियो 22 23 24 है। एबीसी का रेशियो तो ये होगा, ये होगा एबीसी का रेशियो, निकालना पड़ेगा मेहनत करके। ठीक है ना? मैंने आपको रेशियो पढ़ा है ना कि जब भी ऐसा हो, ए का मान निकालने को छुपा के इनकी गुणा कर दो, बी का मान निकालना इनकी गुणा कर दो, सी का मान निकालना से, ये एबीसी का रेशियो आएगा। तो ए का जो शेयर होगा वो 23 का मल्टीपल होगा, बी ऑप्शन। और कैलकुलेशन भी की जा सकती है, टोटल आपको दिया हुआ है, ए का निकाल लो। कैलकुलेशन भी थोड़ी ज्यादा है कैलकुलेशन।
बात आई समझ में? कल ही वेस्ट बंगाल एसआई मॉक पर दिया था। अच्छा भाई, ठीक है। इसी के साथ सिंपल इंटरेस्ट की सीट खत्म होती है। मैं सेकंड शीट अपलोड करा दूंगा। 25-30 सवाल की शीट है, कोशिश करना आप कर लो, और हम एक ही सवाल में उसको भी निपटा लेंगे मेरे भाई। आज इतना ही, बाय यार। और प्रैक्टिस के लिए अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, मैं बार बार कितनी बार बता चुका हूं भाई, आप यहां पे जाएंगे, टेस्ट रैंकिंग ऐप और वेबसाइट है, यहां पे दुनिया भर के टेस्ट मैंने डाले हुए हैं यार, फ्री। मैथ के आप देखो ना, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के टेस्ट डले तो हैं, करो आप इनको। है? आपको रीजनिंग के चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने, चलो रीजनिंग का देखो, फिगर सीरीज, ये रहे सवाल, मिरर एंड वाटर भी, काउंटिंग ऑफ फिगर के, ये देखो, ये टेस्ट फ्री टेस्ट डले हुए